नमस्ते। इस नए कार्यक्रम में जो एक हम टॉकथॉन कर रहे हैं, आप सबका स्वागत है। और एक अपने तरह का नया प्रयोग है। अ, अगले 24 घंटे जो हम लोगों को लगता है कि आज देश जिस दौर से गुजर रहा है उसमें सबसे जरूरी चीज क्या है, उस लिहाज से हम आपके साथ हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। कुछ गेस्ट ला रहे हैं। हर घंटे में अलग अलग स्पेशलिस्ट रहेंगे और अगले 24 घंटे तक हम इस बात पे बातचीत करते रहेंगे। मैं एक बैकग्राउंड इसलिए दे रहा हूं कि मेरे साथ सुधांशु जुड़े हैं जो पब्लिक इंडिया के पार्ट एंड पार्सल हैं। संदीप जी अभी आ रहे हैं और इस उसमें 3 गेस्ट आप लोग हैं। सबसे सीनियर डॉक्टर सुहास, प्रफुल्ला और फिर कनन। लेकिन आज हम लोग इसका सीक्वेंसिंग ये करेंगे कि हम लोग कनन, चूंकि कनन की उम्र और मेरे बेटे की उम्र करीब करीब बराबर है और इसमें से ज्यादातर लोगों की यही हाल होगा, तो वी विल स्टार्ट विद द यंगेस्ट। और उसको शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड ये बता दूं कि जैसे कभी कभी लगता है ना कि अरे ये तो इतने ही लोग हैं। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज जब आप बोलने लगते हैं तो आपको लगता है कि कुछ नहीं। तो हो क्या रहा है कि स्टैटिस्टिक्स वाले बहुत मजे में अपने लिहाज से कभी एब्सोल्यूट नंबर बोलेंगे, कभी परसेंटेज बोलेंगे, व्हाटएवर सूट्स देम। तो दुनिया में जब मैं ये आपसे बातचीत कर रहा हूं तो 16 करोड़ 25 लाख, अबाउट 162 मिलियन पीपल टिल नाउ हैव ऑलरेडी बीन infected. Death 33.71 lakhs, which is about 3.3 million. Active cases इस समय जब आपसे बातचीत हो रही है 1.76 करोड़। Total 17.6 million people at this point of time are actively infected. इंडिया में ये फिगर 2.43 करोड़ से अभी तक जो टोटल इन्फेक्टेड हुए हैं। कल हमारे यहाँ 3.26 लाख था। 3.26 लाख इज ऑल्सो वेरी बिग फिगर। लेकिन जरा हम लोग सेलिब्रेट और ये हो रहा है कि नहीं, अब पकड़ में आ गया, अब नाउ वी हैव अंडर कंट्रोल, अब इसका हमने कंट्रोल कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। कल हमारे यहाँ डेथ हुई है 3879। नाउ 3879 इज ऑल्सो ऑन अ वेरी हाई साइड, लेकिन फिर भी माना जा रहा है कि 4000 से कम है। तो आप कंपेयर करिएगा तो 4000 से कम है, लेकिन आज से 2-3 महीना पहले जब 2-4-500 में लोग मर रहे थे उसके हिसाब से बहुत ज्यादा है। एक्टिव केसेस इस समय 36.73 लाख हैं और हम उस 36.73 लाख को सारी चीजें प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। इस कार्यक्रम को करने का एक बड़ा कारण यह था क्योंकि मैं उस सेंस को कर लूं कि जब हम लोगों को ये लगा कि देखिए जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हेल्थ के अभी दवा है, बेड्स हैं, तो हम भी समझते हैं ओवरनाइट नहीं हो सकता है। पुरानी सरकार परसेंटेज में डिफर, किसी का की जिम्मेदारी ज्यादा हो, किसी की जिम्मेदारी कम हो, लेकिन आज जो भी उस जगह बैठा है प्रश्न तो उससे किए जाएंगे क्योंकि गवर्नमेंट इज अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी। तो देश तो कंटिन्यूअस चलता रहता है। तो पिछले वाले नहीं किया, नहीं किया। अच्छा, ये 1-2 महीने की बात होती तो समझ में आता। अब 7 साल से एक सरकार में है और ये अपने को भी समझ में आता है कि जब तक पूरे सरकार की, हमारी आपकी ये प्रायोरिटी नहीं बनेगी तब तक शायद हेल्थ सेक्टर में बहुत ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। ये पूरे सब लोगों की प्रायोरिटी बननी चाहिए, सरकार की प्रायोरिटी बननी चाहिए और कुछ हेल्थ सेक्टर में होना चाहिए। अभी क्या है कि बेड और ऑक्सीजन और ये सब तो इमीडिएट कॉज ऑफ कंसर्न है, लेकिन वैक्सीनेशन इज समथिंग जिसको अगर ठीक से हैंडल नहीं किया गया तो शायद आने वाले समय में वी आर इनवाइटिंग प्रॉब्लम। हम उसको एक बड़ी समस्या के रूप में देखने जा रहे हैं दुनिया में। क्योंकि अब कल भी आपको आ गया, आपने कल के पेपर पढ़े कि जिसमें कहा गया है कि दिसंबर तक इंडिया में, डॉक्टर पॉल का स्टेटमेंट है जो टास्क फोर्स के हेड हैं, नीति आयोग के मेंबर हैं, कि दिसंबर तक ये सब लोग कह रहे हैं कि हम पूरे हिंदुस्तान को वैक्सीनेट कर देंगे। हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे। मैं करंट फिगर आपको बता दूं, पूरी दुनिया में इस समय 140 करोड़ 1400 मिलियन पीपल हैव बीन वैक्सीनेटेड, मतलब 1 डोज और डबल डोज। फुल्ली वैक्सीनेटेड 34 करोड़। हम करोड़ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इंडिया में हम लोग करोड़ और मिलियन कम समझते हैं, करोड़ ज्यादा समझते हैं। 340 मिलियन पीपल हैव ऑलरेडी बीन फुल्ली वैक्सीनेटेड। कहीं पे 2 डोज है, कहीं पे सिंगल ही डोज है, जैसे जॉनसन वाली सिंगल डोज है। एंड वर्ल्ड एवरेज जो टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो 4.4% ऑफ द टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन इज वैक्सीनेटेड। इसके कंपैरिजन में
इंडिया की जब बात आ रही, क्योंकि डॉक्टर पॉल ने कल ये भी एक कहा, जो स्टेटमेंट दिया कि वी आर द थर्ड कंट्री इन द वर्ल्ड जिसने 17 करोड़ की फिगर को क्रॉस किया। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने कल एक शो भी किया था, दुनिया के 7 ही देश हैं जिनकी आबादी 17 करोड़ से ज्यादा है। देयर आर ओनली 77 कंट्रीज व्हिच हैव मोर देन 17 करोड़ ऑफ पॉपुलेशन। तो ये सब बात इधर उधर घुमाने वाली है। और इंडिया में अभी तक फुल्ली वैक्सीनेटेड, क्योंकि यहां तो डबल डोज वाला ही है, हमारे पास सिंगल डोज नहीं, वो 3.93 करोड़ 39 मिलियन, और in terms of percentage only 2.9% of the total population has been vaccinated, दुनिया के एवरेज 4.4% के अगेंस्ट। मैं सबसे पहले अपने पहले गेस्ट कनन गोपीनाथ साहब को आमंत्रित करना चाहूंगा। और कनन का जब मैं एक चीज देखता हूं, इनका बायोडाटा देखता हूं, तो एक पुरानी पिक्चर आती थी मनोज कुमार की जिसमें वो भारत बनते थे और वो भारत के सारे उसको दिखाते थे। तो कम से कम ये जहां जहां रहे हैं, ये कितने भारत हैं और भारतीय हैं ये तो दुनिया जज करेगी, मैं इनको मानता हूं भारत का। ये पैदा हुए और इनकी इनिशियल पढ़ाई लिखाई कोट्टायम, केरला, पलक्कम, मतलब ये केरल के रहे, बिल्कुल सुदूर दक्षिण। फिर ये अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई और ये सब करने आ गए रांची, झारखंड। मैं भी रहा हूं झारखंड में, मतलब अपने में अद्भुत, बहुत सुंदर जगह, खनिज से भरपूर। फिर इनकी जो पोस्टिंग हुई वो और नॉर्थ ईस्ट मिजोरम, मतलब उससे किनारे, और हिंदुस्तान से अगर आप मिजोरम से आगे जाइए तो या तो बांग्लादेश में गिर जाइए या म्यांमार में चले जाइए, तो एक उस छोर पे चले गए। फिर ये आ गए, और नहीं, उससे पहले मैं कहना भूल गया, मिजोरम से पहले ये नोएडा में नौकरी की है। तो नोएडा क्या, जो दिल्ली की हवा है, दिल्ली का जो पावर स्ट्रगल है वो समझते हैं। मिजोरम से ये चले गए बिल्कुल नॉर्थ वेस्ट, मतलब अरे बिल्कुल वेस्ट, पूरे पश्चिमी उसमें दादर नगर हवेली। तो मैं समवन जिसने नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट हिंदुस्तान के उसको तो प्रेजेंट भरत कुमार के लिए क्वालिफाई करते हैं हर तरह से। इन्होंने 2019 में जो इस्तीफा दिया, केरल में रहने वाला व्यक्ति जिसने पहाड़ और उस तरह का स्नो देखा ही नहीं है, बर्फ, उसने जम्मू कश्मीर वाले इश्यू पे, अभी उसको नहीं बोलेंगे क्योंकि वो एक अलग इश्यू हो जाता है, इस्तीफा दे दिया। तो भाई इससे ज्यादा भारतीयता क्या हो सकती है। और इनको एक चीज मैं और बता दूं, क्योंकि उसका इस प्रेजेंट कोरोना से क्यों संपर्क है, ये इनका रेजिग्नेशन अभी भी एक्सेप्ट नहीं हुआ है। इनको अप्रैल 2020 में सरकार ने कहा कि आप रिपोर्ट बैक टू योर ड्यूटी, और जब ये रिपोर्ट बैक नहीं किए, इन्होंने कहा कि मैं ज्वाइन नहीं करूंगा, मैं वॉलंटरली, अगर आप कहीं मुझे चाहते हैं, यू कैन यूज मी वेर एवर यू वांट। तब इनके ऊपर केवल 3-4 एफआईआर हुई हैं। एक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2016, नहीं 2005, एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 और आईपीसी की धाराओं के अगेंस्ट इनके तरह तरह के इनके ऊपर एफआईआर हो गई है। कनन, मैं आपसे शुरू करना चाह रहा हूं, क्योंकि पहली चीज यही है कि वैक्सीन के इश्यू पर क्या कहेंगे, क्योंकि विथ रेफरेंस टू प्रोक्योरमेंट, विथ रेफरेंस टू डिस्ट्रीब्यूशन, विथ रेफरेंस टू एडमिनिस्ट्रेशन, आप इनिशियल अपनी बात कह लें, उसके बाद मेरे कुछ 1-2 प्रश्न हैं मैं आपसे करूंगा, और आप आराम से कहें क्योंकि लोग सुनना चाहते हैं। आप यंगस्टर हैं, हम सब लोगों में आपका उस युवा से ज्यादा कनेक्ट है बनस्पत, कम से कम मुझसे ज्यादा आपका कनेक्ट है। कनन प्लीज। थैंक यू सर। सबसे पहले आपका प्रोग्राम में आमंत्रित करने के लिए। और मेरा आवाज सही आ रहा है, क्लियर है? ओके, सो वैक्सीनेशन के बारे में तो कई, स्पेशली इंडिया के वैक्सीनेशन के प्रोग्राम में क्या क्या खामियां रही है और कितना इनएडिक्वेट रही है, काफी क्लियर है। पर फिर भी थोड़ा सा मैं अगर डिटेल में बताना चाहूंगा तो ये क्लियर हो गया था हमें काफी पहले से ही कि ये वायरस का, अगर हम वायरस से हमें बचना है और एपिडेमिक से बचना है, तो वैक्सीनेशन ही एक रास्ता है जिसके थ्रू हम बच सकते हैं। क्योंकि हर्ड इम्यूनिटी वगैरह का भी, जैसे कहीं किसी स्वीडन ने ट्राई किया था, वहां भी देखे तो जितना ज्यादा फैटेलिटी हुआ, उसके बाद वो भी चेंज हो गए। उन्होंने भी इनिशियली लॉकडाउन पे गए, और लॉकडाउन बेसिकली इस बात के लिए था कि जनता से कुछ टाइम सरकार या फिर वहां की जो साइंटिस्ट कम्युनिटी या फार्मा कंपनीज, उन्होंने कुछ दिन जनता से उधार लिए, बोले कि आप लोग थोड़ा टाइम के लिए जो भी परेशानी है वो झेल लीजिए,
क्योंकि आपको बचाव करने के लिए हमें कुछ चीजें डेवलप करने की जरूरत है। उसमें से कई सारी चीजें आ गई। वो एक तो था वैक्सीन, दूसरा था जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का, तीसरा था क्या है जो प्रोटोकॉल, मतलब प्रोग्नोसिस, क्या मेडिसिन होना चाहिए, क्या सही मेडिसिन यूज करना चाहिए। सो बेसिकली ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल्सो प्रिवेंशन, वैक्सीनेशन का जो है। तो ये एक तरीके से तो आप देखे होंगे। उसके बाद जैसे उसके बाद चाहे वो यूरोप में हो चाहे यूएस में हो, जैसे ओपन अप किया तो दोबारा सेकेंड वेव आया एंड देन अगेन ये सारे देश दोबारा उसमें लॉकडाउन में गए एंड वैक्सीनेशन का बिल एकदम ड्राइव शुरू कर दिया। एंड ये जितने भी सारे देश थे उन्होंने एक तरीके से देखोगे तो सेल्फिश तरीके से वैक्सीनेशन को लिया और बताया कि सबसे पहला हमारा जो काम है वो अपने जनता को वैक्सीन देना है। कहीं से भी हमें मिले, किसी भी जगह से हम उसको प्रोक्योर करेंगे। और बल्कि कुछ देशों ने तो होल्ड भी किया है कि ये सोच के कि अगर हमारे जनता को कम नहीं पड़ना चाहिए तो हमारे पास ही रहे और उसके बाद हम इसको देंगे। और ये भी सोचने की जरूरत है कि इंडिया को इफेक्टिवली वैक्सीनेशन का टॉप कंट्रीज में माना जाता है। इनफैक्ट SII जो है, इट इज द लीडिंग द लार्जेस्ट वैक्सीन डेवलपर मैन्युफैक्चर इन द वर्ल्ड दुनिया में। और आज की बात नहीं है, काफी टाइम से है। फार्मास्यूटिकल ड्रग्स के मामले में या फिर वैक्सीनेशन के मामले में, दोनों में हम काफी आगे रहते थे और उसका कैपिटल भी माना जाता है इंडिया। पर उसमें हमारा कुछ इश्यूज भी है, क्योंकि हम जब भी बात करते हैं प्रोडक्ट्स बेसिस बात करते हैं। मैं थोड़ा सा एक्सपैंड कर रहा हूँ इस बात को। हम ये बोलते हैं कि हम ड्रग्स मैन्युफैक्चर करते हैं या फिर हम वैक्सीन मैन्युफैक्चर करते हैं। हम इसको ये नहीं कहते कि एक्चुअली इसका सप्लाई चेन डिपेंडेंसी कितना है। मतलब वैक्सीन बनाना है या फिर ड्रग्स बनाना है तो उसके पीछे हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत है। उस पे हम या फिर चाइना पे निर्भर रहे या फिर हम यूएस में निर्भर है। तो ये जो डिपेंडेंसी है सप्लाई चेन में, ये हमारे लिए भी एक्चुअली पॉलिसी लेवल पे भी सोचने की जरूरत है। प्रोडक्ट बेस्ड हम जब कुछ क्लेम करते हैं कि सबसे ज्यादा स्टील बनाते हैं या सबसे ज्यादा वैक्सीन बनाते हैं या ड्रग्स बनाते हैं, तो उसके पीछे के जो रिक्वायरमेंट्स है, सप्लाई चेन रिक्वायरमेंट्स है, वो भी क्या हम मीट कर पाते हैं या फिर उस पर हम किसी और पे डिपेंडेंट है। जैसे हम अभी देख वैक्सीनेशन के केस में तुरंत हम डिपेंडेंट हो गए यूएस के केस में किसी जो SII का नोवैक्स वैक्सीन है उस पे उसको लेकर, या फिर चाइना से कई सारे ड्रग्स की API का रिक्वायरमेंट आ गए। ये डिपेंडेंसी रहा है। सो दिस इज समथिंग दैट हमें सॉरी आप कुछ नहीं मैं नहीं पूछ रहा, आप गो अहेड। तो मैं सॉरी थैंक यू। तो ये जो सप्लाई चेन का भी लिंकेज और उसका जो बॉटलनेक्स है वो हमें ध्यान में रखना चाहिए बिफोर अपना जो छाती पीट के बोलते हैं कि हम इतना वैक्सीन क्रिएट करते हैं, हम उतना क्रिएट करते हैं, जो बोलते हैं बेसिकली वो 100% करेक्ट नहीं है। वो कर सकते हैं प्रोवाइडेड बाकी सारे देश अपना अपना काम उतना ही उस तरह से स्केल कर पाए और हमें दे पाए। एंड जैसे कंट्रीज आर ऑल सेल्फिश, देयर इज डेफिनेटली अ रीजन। जैसे फैमिली में अगर खाना है, मतलब हम अपने परिवार को पहले खाना देने से वो करेंगे और सोचेंगे थोड़ा सा रखना चाहिए अगर कल भी जरूरत पड़े, तो उसके बाद हम है तो वी ट्राई टू गिव टू अदर्स सॉर्ट ऑफ। तो कंट्रीज भी बहुत क्राइसिस सिचुएशन में ऐसे ही बिहेव करते हैं। इंडिया बिल्कुल ही उल्टा डायरेक्शन में गए। इंडिया ने वैक्सीन को कहीं ना कहीं एक इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइज बना दिया, वैक्सीन डिप्लोमेसी के तौर पे लिया कि वैक्सीन हम क्योंकि बना सकते हैं, हम यहाँ हर देश में जाके देंगे। और चाइना के साथ भी एक डिप्लोमेटिक कंपटीशन में जाने का कोशिश किया। तो वो मैं समझता हूँ बहुत ही शॉर्ट टर्म थॉट था, बहुत ही ज्यादा शॉर्ट टर्म थॉट। कोई भी चीज अगर इनहेरेंटली स्ट्रांग है तो इमेज बनाना एक उसका फायदा हो सकता है। जब आप इनहेरेंटली वीक अपने आप को करके इमेज बनाने की कोशिश करते हैं तो खोखलापन दिखता है। तो अभी जैसे आज का हालत में जस्ट लास्ट वीक की बात है, साउथ एशिया के 5 देशों ने इंडिया के अलावा चाइना के साथ मीटिंग किया कि कोविड को कैसे वैक्सीनेशन स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, कोविड के साथ कैसे कोविड का रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। इंडिया के ही जो आसपास के साउथ एशिया के 5 देश, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, सब था उसमें। और उन्होंने चाइना के साथ मीटिंग कर रहे कि कोविड का रिस्पॉन्स हमारा क्या होना चाहिए। देखिए कहाँ थे, हम सोच रहे थे हम होंडुरास को सप्लाई करेंगे और अभी हमारा ये आ गया कि हमारे आसपास के देश भी। तो दिस
दिस यूसेज ऑफ वैक्सीनेशन एज ए इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइज, कि हम को वैक्सीन डिप्लोमेसी करेंगे, वो मैं समझता हूँ सबसे पहला जो चीज था वो गलत था। वो क्यों किया हमने? क्योंकि हमने जो रिस्क है ये डिसीज को लेकर, जो एपिडेमिक या पैंडेमिक हमारे देश के जनता को कितना रिस्कफुल है या कितना सीरियस है, उसको बहुत अंडरमाइन किया, बहुत ज्यादा। मैं समझता हूँ कि ऑनेस्ट मिस्टेक था, मैं नहीं समझता हूँ कि वो कोई इंटेंशनल था। ये मेरा मानना है कि वो मिस्टेकनली दे टुक इट वेरी वेरी लाइटली। इसलिए आप देखेंगे कि चाहे इलेक्शंस हुए, ये सब एक साथ देखना चाहिए, इलेक्शंस हुए, कुंभ मेला हुआ, ये जितने भी चीजें हुए, और उसके बाद वैक्सीन का जो प्रोक्योरमेंट था, जब SII कह रहे थे कि हमारे पास एक महीने में 60 मिलियन हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, जनवरी फरवरी उसकी बात है, जनवरी फरवरी मार्च दौरान में, तब हमने सिर्फ उनको 10-10 मिलियन का ऑर्डर दिया। जब वो कह रहे हैं कि हम 60 मिलियन बना सकते हैं, तब हमने उसको 10 मिलियन का ऑर्डर दिया, वो भी पीस मील ऑर्डर दिया, 10 मिलियन 11 मिलियन टाइप ऑर्डर दिया। क्योंकि क्या हमें लग नहीं रहा था कि हमें अपनी जनता को पूरा वैक्सीनेट करना है, हमें लग रहा था कि नहीं, हमारे तो कुछ हुआ ही नहीं, हमारा बाकी सारे देशों में तो लोग मर रहे थे, यहाँ पे तो कोई मर ही नहीं रहा, ये पे किसी को दिक्कत ही नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये पैंडेमिक हमारे लिए मैटर ही नहीं करता। एंड फॉर सम रीजन जो लास्ट ईयर का वेव था, फर्स्ट वेव था, वो उतना सीरियस इंपैक्ट नहीं आया, बट उसको लेकर सेकेंड वेव नहीं आएगा, ये तो दिस इज नॉन थ्रू आउट हिस्ट्री दैट पैंडेमिक्स कम इन वेव्स। पहले वेव आएगा, उसके बाद दूसरी आएगा। अगर उस हिस्ट्री से नहीं सीखना था तो बगल वाले से सीख लेते, क्योंकि यूरोप में सेकेंड वेव आ रहा था। अब अपने ही हिस्ट्री से नहीं सीखेंगे या बगल वाले से भी नहीं सीखेंगे, अगर उनका सेकेंड वेव से भी नहीं सीखेंगे, तो फिर हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। यहां से लेकर ये जो अपने जो डिजीज को इतना ज्यादा अंडरप्ले करने के बाद जो और कॉन्फिडेंस आया, वैक्सीन हम बाहर दे सकते हैं, इंडिया में जरूरत नहीं पड़ेगी, या जितना प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं उतना प्रोक्योर करने की जरूरत नहीं है, उसका 1/6 करने से हो जाएगा। मार्च में एंड में जाके हमने एक्चुअली सब्सटैंशियल डोजेस का वैक्सीन का वो करना शुरू कर दिया। उसके बाद वो तो प्रोक्योरमेंट का बात थी, वहां भी हमने फिर एक वो प्राइड वाली बात की कि हम अपनी ही वैक्सीन पे ही निर्भर रहेंगे, वो जो आत्मनिर्भर वाला जो पार्ट आया कि और कोई वैक्सीन की हमें जरूरत नहीं है। तो वी इनिशियली सेड कि Pfizer हो, बाकी जो भी बाहर से आता है, स्पुतनिक हो, उसको हमने बोला कि उसकी जरूरत नहीं है। फिर केस बढ़ने लग गया, बहुत ज्यादा सरकार को भी समझ में आया कि लोग मर रहे हैं। इस दौरान पूरा 1 साल हमने ना वैक्सीन प्रोक्योर किया, ना हमने जिस लेवल का हॉस्पिटल फैसिलिटीज बढ़ाना चाहिए था वो नहीं किया, जो रिक्वायरमेंट था मेडिसिन का या सिलेंडर्स का, चाहे बेड का, वेंटिलेटर्स का, वो नहीं किया। 1 साल एक देश के लिए बहुत बड़ी लंबी टाइम होता है। अगर डिसाइड कर लेते हैं कि वेंटिलेटर बनाना है तो वेंटिलेटर 1 साल में बहुत बन सकता है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स बहुत बन सकता है। मतलब इंडिया इज अ बिग कंट्री, बहुत एक रियली स्ट्रॉन्ग कंट्री है, पर हमें ये चीज विजन चाहिए कि हाँ ये बना के रखना चाहिए। और एनीवे हॉस्पिटल बेड बढ़ाना या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर्स का या फिर वेंटिलेटर्स बढ़ाने से कोई नुकसान नहीं होगा। मान लीजिए सेकंड वेव इतना सीरियस नहीं आते तो भी क्या होता, हमारा हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की जो हॉस्पिटल की फैसिलिटीज है वो थोड़ा इंप्रूव हो जाता, उससे किसी का नुकसान थोड़ा ना है। बट हमने वो सोचा कि नहीं, दैट इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। ये अब एक कॉम्प्रिहेंसिव विजन के बिना आज आज ये इश्यू है तो आज इसके पीछे भागो, उसके बाद अगर कल मान लो अभी यूपी इलेक्शन अनाउंस हो जाता है तो तुरंत बोलेंगे कि ठीक है फिर यूपी इलेक्शन के पीछे भागेंगे, तो ये फिर साइड में हो जाता है। ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मेंटल जो थॉट का कैपेसिटी भी होता है, मैं नहीं समझता हूँ कि वो जानबूझ के करते हैं। मुझे ऑनेस्टली लगता है कि इतना जो करंट लीडरशिप है वो इतना मेंटल कैपेसिटी भी मुझे नहीं लगता कि है कि एक to keep these things for a longer time and work towards it. वैक्सीन का मैं एक और भी बहुत सारे चीजें वैक्सीन की। पहली बात तो वैक्सीन एक पब्लिक गुड है, पब्लिक गुड इन द सेंस जैसे आप गाड़ी खरीदते हैं या फिर टीवी खरीदते हैं तो उसको हम प्राइवेट गुड बोलते हैं, ठीक है, आपका जो आपने टीवी खरीदा तो आपको अच्छा है, या आपने कार खरीदा तो आपके लिए अच्छा है, किसी और के लिए नुकसान नहीं है। पर अगर मान लीजिए आप सिगरेट स्मोक करते हैं तो उसका धुआं से बगल वाले को भी इन्फेक्शन हो सकता है, बगल वाले को भी उसमें हो सकता है, तो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी है वहां पे तो स्मोकिंग का। तो सिमिलरली वैक्सीनेशन का एक पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी है। अगर आप वैक्सीन लेते हैं तो उससे सिर्फ आपका नहीं फायदा है, क्योंकि आप एक कैरियर भी नहीं होगा, उसके कारण 4 लोगों को और फायदा होता है। तो ये पब्लिक गुड जो है, और मान लीजिए मैं नहीं लेता हूं, वैक्सीन नहीं लेता हूं, तो उसका नुकसान भी आपको हो सकता है। आपने शायद मान ली वैक्सीनेशन कर लिया और मैंने नहीं किया, तो दिक्कत कहां आएगी?
मुझे वायरस होगा, मान लीजिए कुछ नया स्ट्रेन डेवलप होगा, वो नया स्ट्रेन के कारण क्या होगा, वापस दोबारा आपको भी इन्फेक्शन हो सकता है, जिन्होंने वैक्सीनेट किया उनको भी हो सकता है, क्योंकि स्ट्रेन अलग अलग है। अभी कल का ही आईसीएमआर का डेटा है, जो कोविशील्ड को वैक्सीन है उसका 50% इफेक्टिवनेस ही है विद रिस्पेक्ट टू द न्यू स्ट्रेन दैट इज फाउंड इन इंडिया। इंडिया में जो स्ट्रेन मिला है उसका इफेक्टिवनेस कम है करके। सो वैक्सीनेशन इज अ पब्लिक गुड, ये यहां से शुरू करना चाहिए। अगर वैक्सीनेशन पब्लिक गुड है तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वो सभी का हो जाए, वो तुरंत नेचुरली आ जाता है। ये यहाँ पे फ्री मार्केट इकोनॉमिक्स या नॉर्मल जो इकोनॉमिक्स है उसी प्रिंसिपल के अंदर ही कह रहा हूँ। ये इसको क्या बोलते हैं, सोशलिस्ट या फिर कम्युनिस्ट या इस तरीके से देखने की जरूरत नहीं है। इवन अ वेरी सिंपल फ्री मार्केट इकोनॉमी सेज कि अगर पब्लिक गुड है तो वो इंश्योर करना सरकार की जिम्मेदारी है। और दूसरी बात जो है, हमने एक पब्लिक गुड को दो ही कंपनी के बीच में कर दिया। इफेक्टिवली एक ही कंपनी है जो लार्ज स्केल में मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, वो एक मोनोपोली भी हो जाता है। मोनोपोली भी एक मार्केट फेलियर है। अगर मार्केट फेलियर है तब फ्री मार्केट इकोनॉमिक्स ही ये कहता है कि सरकार को इंटरवीन करना चाहिए। तो दोनों केस में एक पब्लिक गुड है और एक मोनोपोली है, दोनों केसेस में सरकार को इंटरवीन करना चाहिए। और यहां पे ना करके ये बोलना कि नहीं हम इतना करेंगे बाकी स्टेट करे और उसके बाद जो है बाकी प्राइवेट लोगों को जो करना है वो करे, ये अगेन the policy itself is completely wrong. The single most important thing is to procure as much as possible. And हमारा कोई भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम आज तक ऐसे नहीं हुआ है जिसमें कि स्टेट गवर्नमेंट अपने आप प्रोक्योर करके कर रहा है, ऐसा नहीं था। सेंट्रल गवर्नमेंट ही हमेशा, चाहे हेल्थ सब्जेक्ट स्टेट सब्जेक्ट हो, पर वैक्सीनेशन हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोक्योर करके स्टेट्स को देते थे, ऐसे ही था। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट वी आर सेइंग स्टेट्स हैव टू कॉम्पीट, प्राइवेट, इट इज अ प्राइवेट थिंग। And this is again create a lot of issues. Even the current plan इन्होंने जो बनाया है कि दिसंबर तक सभी का वैक्सीनेशन हो सकता है, उसमें से जो कम से कम 5 जो है अभी तक फेज 3 ट्रायल या फेज 1-2 ट्रायल भी नहीं हुआ है, उस वैक्सीन का नाम लेके हम कह रहे हैं कि हम दिसंबर तक जो है 100% वैक्सीनेशन हो जाएगा। आई एम सॉरी, आई थिंक आई टुक अ लॉट मोर टाइम, जितना मेरे लिए अलॉटेड था। नहीं कनन, आई मीन प्लीज गो अहेड, आपसे थोड़ा ज्यादा भी सुनना चाहते हैं। मैं एक बीच में ऐड कर दूं, एक हमारे दर्शक हैं ओम प्रकाश जी, उन्होंने एक बेसिक चीज पूछी है कि अभी टेंडर, मैं बता दे रहा हूं, उन्होंने कहा है कि अभी जो टेंडर हो रहे हैं उसमें क्या सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक से टेंडर मांगा गया है। ओम प्रकाश जी और आप दर्शक भी समझ लें, जो ये तो सरकार ने रेट फिक्स कर दिए, वहां टेंडर की जरूरत नहीं है। अगर देश के अंदर आप सीरम इंस्टीट्यूट से या भारत बायोटेक से कुछ खरीद रहे हैं तो ये सरकार ने कर दिए हैं। एक बहुत ही आप लोगों को मैं इसलिए आई एम शेयरिंग दिस इंफॉर्मेशन विथ यू, कल दैनिक जागरण की खबर है, उत्तर प्रदेश के जो एक बड़े ताकतवर हमारे आईएएस अफसर हैं नवनीत सहगल साहब, उनके हवाले से खबर है और मैं उसको शेयर आपसे कर रहा हूं। अब हम लोग ग्लोबल टेंडर कर रहे हैं, केंद्र सरकार ने कहा है कि गो फॉर ग्लोबल टेंडर, और आपको सुन के ये ताज्जुब होगा कि यहाँ पे हम लोगों ने ग्लोबल टेंडर ऑलरेडी कर दिया है। यूपी सरकार ने 7 मई को शायद हुआ है, 21 मई को उसकी क्लोजिंग है, और उसका प्री बिड जो होता था, ये आप देखिए 4 करोड़ वैक्सीन, और लिखा है उसमें 8,000 करोड़ का दाम, और उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि वैक्सीन की 4 करोड़ डोज है, डोज खरीदने पर 8,000 करोड़ रुपए का खर्च अनुमानित है, केवल खरीदने पे 2,000 रुपए की एक वैक्सीन का एस्टिमेटेड प्राइस ये कह रहे हैं जो ग्लोबल टेंडर करने जा रहे हैं। तो अभी मैं उसको, क्योंकि फिर अपनी बात मेन मुद्दे से हट जाएगी, वो जो एक अब उसको मैं क्या नाम दूं, मतलब 150 रुपए की अगर हिंदुस्तान में भारत सरकार को मिल रही है, 300 की गवर्नमेंट को मिल रही है, स्टेट गवर्नमेंट को, उसको हम 2,000 रुपए में 8,000 करोड़ रुपए यहाँ खरीदने जा रहे हैं, उसको कह रहे हैं 8,000 करोड़ का दांव लगाने जा रहे हैं। खैर करण, एक चीज मैं जल्दी से आपसे और समझना चाहता हूँ। इन शॉर्ट, आप एडमिनिस्ट्रेशन में रहे हैं, आपने बहुत से डेवलपमेंट उसको काम को देखा है। एक चीज, जैसे 2 चीजें मॉडल होते हैं, एक होता है टॉप टू बॉटम, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लान होता है, सबसे आप लेते हैं, देन फिर उसको आप स्टेट को भेजते हैं, फिर स्टेट, और एक होता है टॉप टू बॉटम। जैसे मनरेगा आया था, केंद्र सरकार ने एक तय कर दिया कि भाई ये हर एक का है, और फिर आपने उसको टॉप से वो नीचे आ गया। इस वाले केस में, वैक्सीनेशन के केस में, कौन सा मॉडल अपनाया जा रहा है, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप? मतलब आई डोंट नो, आई मीन आई जस्ट वांट टू, एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, योर एक्सपीरियंस, ये कौन सा मॉडल हम लोग लेके चलना है, प्लीज। नहीं, आई डोंट, दिस इज, अगर हमें फिट करना ही है तो ये हमने डिसाइड कर लिया कि जो रजिस्ट्रेशन का जो मॉडल है या जहां पे सिटीजन के साथ इंटरेक्शन आएगा इस पे, वो
टॉप टू बॉटम है। आपने कोविन करके एक एप्लीकेशन बनाया और उसी के थ्रू हो सकता है। मैं उस पर भी थोड़ा सा कहना चाहूंगा क्योंकि ये प्रिविलेज्ड वैक्सीन डिलीवरी हो गया, जिनके पास इंटरनेट है, एक्सेसिबिलिटी है और रजिस्टर कर सकते हैं। जहां तक आए रिस्पॉन्सिबिलिटी की, प्रोक्योर करने की, तब गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी बेसिकली बोल दिया है कि स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने लेवल पे प्रोक्योर करे जो भी रेट को आपको करना है। तो वहां पे गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, आप अपने हिसाब से कर लो ये, क्योंकि मैं अभी भी ये कह रहा हूँ कि सोच समझ के नहीं कर रहे हैं कि आगे क्या है, मतलब आगे का 4 स्टेप सोच के नहीं कर रहे हैं। आज कोविन बनाना है, वैक्सीनेशन करना है, तो क्या करें? तो इस सरकार में नॉर्मली मैंने ये देखा है कि सबसे पहले रिस्पॉन्स है कि एक ऐप बना लेते हैं। सो दैट इज द नॉर्मल रिस्पॉन्स। मैं इसको बहुत लेजी ब्यूरोक्रेटिक इनोवेशन कहता हूँ कि बहुत ही आसान सी बात है कि ऐप बना लो, ठीक है। तो सबसे पहले ऐप बन गया, वैक्सीन है नहीं, ऐप है, वैक्सीन के बारे में आगे सोच रहे हैं। तो फिर वैक्सीन नहीं है, ऐप बन गया, तो ऐप फिर हम यूज करेंगे, वैक्सीन लोग ले आए अपना। जैसे अस्पताल में लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर और वो लेके आना पड़ा, दवाई भी खुद लेके आना पड़ा, वैसे आज वैक्सीन तो सरकार बोल ही रही है कि खुद ही ले लो, जहां से लेना है ले लो। यहाँ पे भी और भी कई सारे, क्योंकि करंट शॉर्टेज जितना है, मैं समझता हूँ अगर मुझे, मतलब आई वाज अ कलेक्टर समवेयर, डीएम रहता, तो मैं 2 चीज पे, जो शॉर्टेज के हिसाब से 2 चीज पे मैं फोकस करता। वो है वैक्सीनेशन ऑफ वल्नरेबल्स एंड वेक्टर्स। वेक्टर जैसे मान लीजिए रेडी वाला है, वो कम से कम एक दिन में, वो तो चल ही रहा है क्योंकि हमने वैसे वाला लॉकडाउन पे नहीं गए, तो चल ही रहा है, कम से कम 100-200 लोगों से, अलग अलग लोगों से वो मिलते हैं मिनिमम। और उनका वैक्सीनेशन, आप और मैं घर के अंदर ही बैठे हुए हैं, तो मैं अगर वैक्सीन होता है तो भी उसका जो स्प्रेड होने का चांस है वो डिफरेंट है, जिसको आप सुपर स्प्रेडर है वो गलत, वो भी टर्म यूज करना है, या पुलिस है, या बैंक एम्प्लॉइज है, या सरकार के अन्य जो एम्प्लॉइज है, या सिक्योरिटी गार्ड्स है, ऐसे कई सारे हैं जो कि डेली कम से कम 100-200 लोगों से मिलते हैं। तो द चांसेस ऑफ देम स्प्रेडिंग दिस वायरस इज वेरी 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 हाई। एक तरीके से देख सकते हैं जो रजिस्टर करके अपने आप को बचा ले, बट दूसरा है कि वल्नरेबल, जो कि जो एज वाइज वल्नरेबल है या कोमोर्बिडिटीज जिनको है, उनको वैक्सीनेशन प्रायोरिटी करे ताकि उनको बचा ले पर्सनली। और दूसरी बात जो है, जो स्प्रेड कर सकता है, जो वेक्टर्स है, जिनको आप वेक्टर्स कहते हैं, उनको कैसे करें। या आइडियली वी शुड गो फॉर 100% यूनिवर्सल वैक्सीनेशन, पर क्योंकि वैक्सीन है नहीं, हम कुछ भी बोल दे, अभी जो मर्जी करना है करे। मैं भी रजिस्टर करके बैठा हूँ, काफी लंबे टाइम हो गया, अभी तक कहीं वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है। तो इन दिस कंडीशन वी शुड बी फोकसिंग ऑन वेक्टर्स एंड वल्नरेबल। अगर इन पे अगर हम करें तो पैंडेमिक, मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो स्प्रेडिंग वाला पार्ट है उसको हम कंट्रोल पे करें। दूसरी बात, अगर लॉकडाउन कोई भी स्टेट कर रहा है, मेरा ये एक्सपेक्टेशन है कि वो टारगेट रखे कि ठीक है, मैं मई 30 एंड तक मैं इस लॉकडाउन के लिए जा रहा हूं, पर तब तक मैं हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 50 वेंटिलेटर वाले बेड लगाऊंगा, है ना, हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, या इतना ऑक्सीजन वाले बेड लगाऊंगा। एक टारगेट खुद सेट करे और जनता को बोले कि हम आपको, क्योंकि लॉकडाउन में जाने का मतलब है कि कई सारे लोग भूखे भी रह रहे हैं, तो जनता से अगर हम वो दिन उधार ले रहे हैं सरकार, तो सरकार को ये बताना चाहिए कि हम इस महीने में क्या क्या करने वाले हैं, और उसके बाद उस महीने के अंत में बोले कि हाँ हमने ये कर लिया, या यहाँ पे इतना कमी रहेगी, तो जनता को भी समझ में आएगा हाँ भाई हमने 2 रोटी कम खाए हर दिन, कम से कम इसके लिए था। अभी लॉकडाउन है, बस लॉकडाउन है, सरकार क्या कर रहे हैं इस दौरान, जो जो हो सकता है वो करेगा, नहीं हो सकता नहीं करेगा, ना कोई टारगेट है, ना कोई हम उसको मेजर कर पा रहे। ये सेम गलती पिछले बार भी हुआ था, और तब भी मैंने यही लिखा था कि हमने 500 बेड लगाए, आके एंड में बोलने से कोई मतलब नहीं है। हमने 5000 बेड का टारगेट रखा था और 500 बेड लगाए, तब हमें समझ में आएगा कि भाई एक्चुअली हमारा लॉकडाउन का इकोनॉमी का जितना नुकसान है, लोगों की लाइवलीहुड का नुकसान है, उसके अनुपात सरकार ने काम किया है कि नहीं। हर एक दिन जनता से ले रहे हैं सरकार, जनता के हर एक एक दिन ले रहे हैं, एंड वो अकाउंटेबिलिटी सरकार को दिखाना चाहिए। वैक्सीनेशन में भी सबसे पहले मैं यही है कि दूसरी एक बात आती है, हम ये 4000 डेथ की बात करते हैं, वो गलत है, क्योंकि जो जो गुजरात की आपने दिव्य भास्कर का खबर पढ़ी होगी, जिसमें उन्होंने कहा है कि वही 71 दिन में पिछले साल करीबन 55,000 डेथ रजिस्टर हुए थे। इसी साल उसी दौरान जो मार्च को लेकर मई 10 तक का जो फिगर है, 1,20,000 के ऊपर डेथ रजिस्टर हुए, मतलब ऑलमोस्ट डबल। और वहां के ऑफिशियल कोविड डेथ अगर देखेंगे गुजरात में, वो 4000 समथिंग है इस दौरान। तो 4000 ऑफिशियल डेथ फिगर है। जो रजिस्टर्ड डेथ सर्टिफिकेट इश्यू किए हैं वो करीबन
65,000 ज्यादा है पिछले साल के मुताबिक। तो एडिशनल डेथ हुए हैं 65,000 एडिशनल डेथ हुए हैं। 4,000 से 65,000 का जंप मतलब 15 टाइम्स 16 टाइम्स का जंप है। ये क्यों जरूरी है सच बताना? क्योंकि अगर सच नहीं बताएंगे तो लोगों को लगेगा यार बहुत आपको 4,000 ही लगता है तो सही है ना, तो इतना ज्यादा रिस्क तो है नहीं। आज भी हम सरकार ये कह रहे हैं कि हमारी डेथ रेट सबसे कम है बाकी देशों से। क्या बताना चाह रहे हैं कि सीवियरिटी कम है, जो कि गलत कम्युनिकेशन है। इससे आपको वैक्सीन हेजिटेंसी भी आएगा। जब एक कहानी किसी वैक्सीनेशन लेके किसी का डेथ का आता है और आप दूसरी तरफ ये कह रहे हो कि इसका सिर्फ डेथ रेट बहुत ज्यादा कम है इस डिसीज से, तो आप सिवियरिटी कम कर रहे हो और वैक्सीन का टेंशन बढ़ा रहे हो और वैक्सीनेशन हेजिटेंसी भी कर रहे हो। सच्चाई जनता को बताना जरूरी है तब, और वैक्सीन प्रोक्योरमेंट का जो है वो सप्लाई लगाना जरूरी है। टिल देन फोकस ऑन वेक्टर्स एंड वल्नरेबल्स इज, यही मैं कह सकता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वेरी लॉन्ग टाइम दैट यू गेव मी। Anand, I just want to ask one brief question. कन्नन जी, एक छोटा सा सवाल ये, अभी पहले बड़ी मुंबई की बुराई हुई कि मिसमैनेजमेंट है और अब तारीफ हो रही है कि उन्होंने अच्छा कंट्रोल किया। इस पे अगर आप कुछ बोलना चाहते। नहीं देखिए, मैं जो नंबर ऑफ केसेस है ना उसको लेकर पैनिक क्रिएट करना मैं नहीं समझता हूँ। पिछले बार भी ये एग्जैक्टली यही चीज लिख रहा था, चाहे वो केरला के बारे में भी लिख रहे थे या मुंबई के बारे में भी था। इश्यू है कि हॉस्पिटलाइजेशन कितने लोगों की जरूरत पड़ रही है और वहां से कितना ज्यादा डेथ्स आ रहा है। अगर वो दो फिगर एक्यूरेटली रिपोर्ट हो रहा है और वो फिगर एक्चुअली जैसे सेम पीरियड का है, केरला में 20,000 केसेस आए, 28 डेथ्स थे। सेम डे दिल्ली में भी 20,000 केसेस आए, करीबन 300 प्लस डेथ्स थे, मतलब रिकॉर्डेड डेथ थे, दोनों की बात कर रहा हूँ। तो केसेस देखोगे तो आप बोलेंगे तो बराबर ही है, पर उससे कुछ खास इन्फेक्शन इज नॉट नेसेसरली लीडिंग टू दैट हॉस्पिटलाइजेशन। मुंबई का इसमें क्या है, मैं मुंबई में रहता हूँ, आज नहीं, अभी मुंबई में नहीं हूँ, पर अदरवाइज आज मुंबई में रहता हूँ। तो केसेस कई सारे हुए और टेस्टिंग भी कई, मतलब उतना ही जो एक्सपोनेंशियली टेस्टिंग किए। और टेस्टिंग करने से क्या है, आप उसको आइसोलेट कर पा रहे हो। अगर आप आइसोलेट करते हो तो अगर क्वारंटीन में रखते हो या फिर उनको बता देते हो कि आपको है, तो आपसे जो वल्नरेबल पॉपुलेशन को जो होने का जो चांसेस है वो कम हो जाता है। वो सेम इन्फेक्शन मेरे लिए शायद उतना सीरियस नहीं होगा या आपके लिए सीरियस नहीं होगा और मेरे लिए सीरियस हो सकता है। अगर आपको पता है कि हाँ मैं टेस्टेड हूं, मैं पॉजिटिव हूं, तो आप वो प्रिकॉशंस लेंगे। उसके जगह पे हम वो नहीं करते हैं, so then again it becomes a thing. So I would really appreciate the way Mumbai did, because it went ahead and tested. They were not bothered about the numbers. उन्होंने वो नंबर पे वो नहीं किया कि नहीं 40,000 हो गया, हमें 40,000 नहीं दिखाना चाहिए महाराष्ट्र का, या 10,000 हो गया, ये नहीं दिखाना चाहिए, हमें कम दिखाना चाहिए। बिल्कुल ही गलत स्ट्रैटेजी है। आपको क्या है, आप लोगों को बचाना है, आपको जनता को स्वास्थ्य रखना है ना। हमारे जो नंबर है, आंकड़े इतना नहीं हुआ, जो जैसे गुजरात की बात कह रहे हैं कि 60,000 लोग एडिशनल मर गए, उनके लिए वो 4,000 का आंकड़ा क्या है? जो मरे उनके परिवार के लिए वो क्या बता रहे हो आप, कि किसको बेवकूफ बना रहे हैं? आप सच्चाई जब तक जनता को नहीं बताएंगे और उससे डरेंगे कि हमारा इमेज क्या होगा, तब आप प्रॉब्लम को टैकल नहीं कर पाएंगे। आप बता दीजिए, उसके बाद यू टेक स्टेप्स टू कंट्रोल। दैट वे मुंबई डिड वेल, बट सी दीज वेव्स वुड कीप कमिंग। ये समझना कि वापस फिर से हो गया, अभी वाहवाही हो गया। आई एम श्योर दैट द कमिश्नर हैज आल्सो डन, मतलब आई वाज लिसनिंग टू, उनका इंटरव्यू भी देख रहा था, काफी एक्सटेंसिव स्टडी करके उन्होंने बताया कि क्या क्या आगे भी कर रहे हैं। अभी केस बढ़ गया तो आगे भी क्या करेंगे करके। तो एनकरेज टेस्टिंग। और ये भी गलत, जैसे रूरल यूपी का, रूरल हरियाणा का एक खबर आ रहे थे, यहाँ पे टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं क्योंकि डेड बॉडीज के साथ वो बोल रहे हैं कि अगर कोविड पॉजिटिव है और डेड बॉडीज आए तो उसके साथ बहुत कॉम्प्लिकेशंस होता है, तो इसलिए हम टेस्ट ही नहीं करना चाहते हैं, हम जैसे मर्जी हो हम, क्योंकि लोगों को भी लगता है कि अपना कम से कम मरने पे तो इज्जत रेस्पेक्टफुली हम उसको कर पाए। सो देयर आर सो मेनी फैक्टर्स इन प्ले, और इसीलिए कम्युनिकेशन जितना ज्यादा सरकार के तरफ से कॉम्प्रिहेंसिवली हो सकता है, क्योंकि हर बंदा रैशनली सोचता है, हर बंदा अपने हिसाब से सोचता है कि मैं, जिनको होना है वो तो हो ही रहा है, और उसके बाद कोई दवाई भी नहीं है, ना अस्पताल जा सकते हैं, वहां पे दिक्कत है, और उसके बाद मर ही रहे हैं, तो कम से कम यहाँ तक तो मैं रेस्पेक्टफुली उनको दे सकता हूँ। अगर कोविड पॉजिटिव है तो वो भी नहीं दे सकता, क्योंकि वहां पे अराउंड कम्युनिकेशन वैसे हो गया। तो वी हैव टू बी क्लियर, और लाठी से नहीं कंट्रोल कर सकते। जो एक चीज है ना, ये स्पेशली यूपी की अगर मैं बात करूं, हर एक मुद्दे पे उनको लगता है कि लाठी सोल्यूशन है।
आईपीसी सोल्यूशन है, सीआरपीसी सोल्यूशन है ना, जो भी बात, ऑक्सीजन कम है अंदर डाल दूंगा, है ना, बाहर निकला लाठी मार दूंगा, तुमने डेड बॉडी जो वहां पे दफन किया तुमको जेल भेज दूंगा। तो सब मतलब सबको यही है कि जेल भेज दो, सबको अंदर कर दो, है ना, या फिर केस कर दो। ये क्या मतलब है? आप गवर्नेंस जो है लाठी के बल पे नहीं कर सकते। आप अगर कोई कॉलोनी है आपका तो आप लाठी से कर सकते हैं, आप नहीं जनता के ऊपर आप लाठी के बल पे नहीं कर सकते। कोविड को ना वायरस समझता है उस भाषा को, और जनता भी नहीं वो ज्यादा टाइम तक उसको बर्दाश्त करेंगे। तो मेरा ये रिक्वेस्ट यही है कि ऑनेस्टली अगर आप करते हैं तो नंबर ऑफ केसेस को लेकर हमें इतना वो एक्चुअली दिस इज आल्सो रॉन्ग। मुंबई को इतना ज्यादा हाइप करने का एक रीजन पॉलिटिकल भी था। देखिए मुंबई ज्यादा हो रहा है, मुंबई ज्यादा हो रहा है, मुंबई केसेस ज्यादा हो रहा है, मुंबई केसेस ज्यादा हो रहा है, क्योंकि ये बताने का कि किसी और का सरकार है इसलिए वो ज्यादा केसेस से नहीं है प्रॉब्लम। केसेस अगर है तो उसको रिफ्लेक्ट होना है, केसेस कम हुए तो वो भी रिफ्लेक्ट होना है, रिफ्लेक्ट नहीं होगा तो हम टैकल नहीं कर पाएंगे। एंड दिस इज वी शुड बी ऑनेस्ट ऑल्सो, अपने से तो सच्चाई बोले तभी तो हम ठीक कर पाएंगे। थैंक यू सो मच कनन। आपसे बहुत से मतलब मेरे साथ दर्शक जुड़े हैं जो उनके बहुत से प्रश्न हैं, इतने छोटे सेशन में शायद संभव ना हो। मेरा आपका अभी भी वो प्रॉमिस वो है, आपको एक वैक्सीनेशन पे अलग से हम लोग एक दिन कभी इसके बाद लंबा सेशन करेंगे। लेट मी कंप्लीट दिस। लेकिन एक चीज जो कनन आपने कही ना, दिक्कत क्या हो रही है कि पहले ये इवेंट मैनेजमेंट होता था, फिर हमने उसको देखा कि दे और एक इलेक्शन मैनेजमेंट मोड है, और आज की तारीख में जो आंकड़े छुपाने की बात है वो बेसिकली इमेज मैनेजमेंट हो रहा है कि इमेज ना खराब हो जाए, इमेज ना खराब हो जाए। अच्छा, इमेज आप खराब कर रहे हैं, अपने देश के लोग हैं भाई, अगर कहीं अच्छा कहीं खराब हो रहा है, इसमें मैं कैसे कह दूंगा। जैसे आप केरल में हो कि आप मतलब अब तो आप बंबई में हैं, मैंने कहा पूरे भारत को देखे हुए हैं। ये एक इस समय यू नीड अ किड ग्लव। आपको एक लोगों से सांत्वना, एक मतलब गवर्नमेंट ऐसी होनी चाहिए जिससे लगे कि भाई हम जाएंगे तो सरकार मेरी कोई मदद करेगी। वो नहीं हो रहा है। और फर्क क्या था कि जब आप इवेंट मैनेजमेंट कर रहे थे, इलेक्शन मैनेजमेंट कर रहे थे, तो जान नहीं जा रही थी। इस बार आपके इमेज मैनेजमेंट की वजह से, क्योंकि कोरोना से ज्यादा लोग कोरोना के मिसमैनेजमेंट से मर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा मैटर ऑफ कंसर्न है। मैं अब प्रफुल्ल सामंतरा के दा के पास आ रहा हूं। प्रफुल्ल दा पर्यावरण के बड़े एक्टिविस्ट हैं, जो पर्यावरण में जो भी आदमी इसमें रहा है, प्रफुल्ल दा उसका बड़ा नाम है। मैं इनको सिर्फ इतना कह दूं कि उड़ीसा को बिलोंग करते हैं, लेकिन इनके जो काम है उसका इम्पैक्ट पूरे देश में कहीं ना कहीं पड़ता है। गोल्डमैन एनवायरमेंट प्राइज 2017 से सम्मानित, जो कई लोग उसको नोबेल प्राइज के बराबर मानते हैं एनवायरमेंट में। और एक जो सबसे बड़ा जन आंदोलन आपने किया था वो नियमगिरी पर्वत श्रृंखला थी, जहां पे बॉक्साइट खनन होता था, उसके खिलाफ लंबा एक आदिवासियों के लिए आपने आंदोलन किया, और फिर 2013 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से वो खनन रुका है। प्रफुल्ल दा, पहला आपसे प्रश्न यह है, जो अभी आपने सुना ना कि करवाना है, आप अपनी बात भी कह लीजिएगा, लेकिन मेरा एक प्रश्न भी साथ में है, ये कितने आदिवासी के पास ये ऐप होके उसको रजिस्टर करवा पाएंगे? उससे पहले आप जरा एक अपनी बात वैक्सीन के बारे में कह लें और फिर इस प्रश्न का भी जवाब दे दें। प्रफुल्ल दा। आनंद जी, आपको और रिपब्लिक इंडिया की तरफ से जो आज जो संवाद हो रहा है, मुझे लगता है कि ये बहुत स्वागत योग्य है और देश के लोगों के जानकारी के लिए भी बहुत उपादेय है। और मुझे लगता है कि अभी पहले जो बुलाया गोपीनाथ कानन को, मुझे लगता है कि आप इतना जस्टिस किया कि ताकि हम लोगों को भी बहुत जानकारी मिली और सोच और स्पष्ट था। तो इसलिए मैं फिर गोपीनाथ कानन को भी मैं बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं उनकी सोच और उनके जो एक्सप्लेनेशन के लिए। ज्यादा से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग जो समझ है, वो समझ अभी सभी का समझ होना जरूरी है। मैं कहना चाहता हूं, अगर आज जो वैक्सीन की जो स्थिति है उसके पहले हमको देखना है कि पहले से क्या हुआ। जब कोरोना वायरस इंडिया को आया और उससे शुरू से भारत सरकार, विशेष करके प्रधानमंत्री का जो कर्तव्य था वो कैसे हुआ। आप देखिए, एक बात सभी लोग को हम स्वीकार करेंगे, जो प्रधानमंत्री एक कैबिनेट है और एक यूनियन ऑफ इंडिया है, उसमें एक फेडरल गवर्नमेंट है और स्टेट भी है, वो अपने को केंद्रित करके, प्रधानमंत्री स्वयं को केंद्रित करके ये जो कोरोना को डील किया, ये इसमें कोई सच्चाई है और कोई हिम्मत नहीं है।
वही सबसे बड़ी दिक्कत है और सबसे गलती है कि प्रधानमंत्री अपने आप को रखकर सब कुछ किया है पहले से, इसलिए वो उनको ज्यादा से ज्यादा हेल्थ को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर जितना चिंतित रहना था वही नहीं रहा। हेल्थ पॉलिसी को लेकर कितना परिवर्तन करना जरूरी था ये एपिडेमिक को डील करने के लिए, वही नहीं किया गया। फिर वही उनका जो चलती राजनीति, उनका जो एजेंडा है वो एजेंडा को चलाए कि कॉर्पोरेट एजेंडा, उसके साथ अपना इमेज और अपने को केंद्रित करके सब कुछ वो करता है। जैसा एपिडेमिक हो जाएगा, महाभारत हो जाएगा, महाभारत में 18 दिन था 21 दिन में हो जाएगा, तो वो उसको लगता था कि उनको लेकर वो थोड़ा अहंकार को और ज्यादा बढ़ाया। तो इसलिए हम देखें कि थाली पिटाना और दिया जलाना, फिर अभी कोविड उत्सव बनाना, ये उसको आप देखेंगे। और 1 साल हो गया, 1 साल में देश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा बढ़ा, कुछ नहीं किया गया। आप देखिए 200 ऑक्सीजन प्लांट अक्टूबर और नवंबर मास में 3 कंपनी को दिया, कि 3 कंपनी को दिया। देश में इतना जिला है, 162 प्लांट लगना था, 160 जिला में उनका था, तो वो तो उनको डिसीजन कर सकता। स्टेट गवर्नमेंट को भी कहना था कि आप उसको पैसा लेकर आप जहां जहां प्लांट हो सकता है उसको दे दीजिए, मगर वो जानबूझ को 3 को दिया, क्योंकि कॉर्पोरेट इंटरेस्ट भी है, उनका भी इंटरेस्ट भी है, पार्टी की इंटरेस्ट भी है। तो ये क्या हुआ, अभी 162 जो प्लांट लगना था, आज तक अभी तक 8 प्लांट लगा गया, और उसके जिम्मेदार कौन है? अकाउंटेबिलिटी कुछ नहीं है। पैसा दे दिया, 200 करोड़ रुपया भी डिस्पर्स कर दिया गया, मगर एक्सीलेंट प्लान नहीं हुआ, क्योंकि उनका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। प्लान होगा तो जरूरत होगा तो नहीं होगा, इसलिए वेंटिलेटर का संख्या भी ज्यादा नहीं अभी तक है, उड़ीसा में भी नहीं है, तो लोग इसमें मरते रहते हैं अभी भी, तो हर जगह मरते हैं देश में उसमें। तो ये मुझे लगता है कि ये जो 1 साल हो गया, ये पूरा व्यक्ति केंद्रित अपने आप को ले लिया, उसमें फेडरलिज्म खत्म हो गया, उसमें अकाउंटेबिलिटी जो कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी कैबिनेट का वह भी नहीं है, और कलामडर डेमोक्रेसी में जो सोच बुझ कर जो संवाद होना वो भी नहीं हुआ, और जो उसको संवाद किया, किसी को आलोचना किया, किसी को कोई कहा नहीं है, उसको पूरा डाल दिया, जेल में डाल दिया गया। तो ये आप देखेंगे तो उसको लेकर अभी जो वैक्सीन की अभी आ गया, वैक्सीन की जो अभी सवाल अभी हम बात करते हैं, अब देखिए ये जो उनकी जो पूरा कॉर्पोरेट राज, आज भी अभी कॉर्पोरेट राज, कॉर्पोरेट पॉलिसी कंट्रोल करता है ये वैक्सीन पॉलिसी। क्यों? आप देखिए, हम देखते हैं, मैं बचपन था, हम तो बीसीजी टीका लिए थे, वैक्सीन लिए थे बच्चे में, हर लोग लिए थे। आज तो उनकी जरूरत भी नहीं है, मगर सरकार, ये पूरा केंद्र सरकार के जिम्मेदार है, सरकार की जिम्मेदार है, वो निभाया गया था। पोलियो में वही हुआ, टीबी में वही हुआ, कोई किसी को ये जिम्मेदार किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नीचे को डाल दिया नहीं गया, केंद्र सरकार और उनको राज्य सरकार के जरिए उसको इंप्लीमेंट किया गया। तो क्योंकि जब अभी हमारा गोपीनाथन ने बोला, अच्छा बात बोला, ये पब्लिक गुड है, उसको समझना है, और पब्लिक गुड तो पब्लिक के लिए है, और उसके जिम्मेदार उसको निभाना, उसको देना, देना, रखना और उसको प्रोवाइड करना, ये जिम्मेदार पूरा केंद्र सरकार के है। तो आज इसी तरह ये वैक्सीन को पहले बोला कि हम सभी को देंगे, क्योंकि जानते हैं आप, तो उसको भी उनका मन में क्या दिमाग क्या है, वो बिहार में चुनाव में हुआ था, वहां चुनाव में क्या किया, वो बार्गेन किया था वोट के लिए, अगर तुम वोट देंगे तो हम तुमको फ्री वैक्सीन देंगे। उसको हम अगर ले लेंगे, बात करेंगे, तो उसको ये पहले से वैक्सीन को राजनीतिकरण कर दिया प्रधानमंत्री ने। उसको हमको बहुत गहराई से समझना होगा, विचार करना होगा कि एक चुनाव प्रचार में अगर वैक्सीन को फ्री दिया जाएगा तो उसके मन में है कि दूसरे लोगों को नहीं दिया जाएगा। तो आज भी बिहार में तो सरकार हो गई, मगर तो इसमें भी तो फ्री की बात अभी नहीं होता है। तो इसलिए अभी क्या किया, ये वैक्सीनेशन को भी ये उदारीकरण कर दिया। आप देखिए 2 कंपनी, सीरम और भारत बायोटेक्निक जो 2 फार्म है, उसमें ज्यादा जल्दी होने के लिए हमारे देश के लिए भारत सरकार 4,500 करोड़ इन्वेस्टमेंट दिया है, और उनका जो सरकार का जो जिम्मेदार है, वो दोनों कंपनियों से सस्ता में लोगों को पहुंचाने के लिए सरकार का उसमें हस्तक्षेप करना जरूरी है, और करना जरूरी, उसमें कोई दिक्कत नहीं था। मगर अपने आप से सरकार वैक्सीन को उदारीकरण कर दिया।
150 से पहले खरीदा और दूसरे नेक्स्ट टाइम में उसको 400, 500, 600, 1200 कर दिया। एक प्राइवेट हॉस्पिटल में 1200 और सरकार को, राज्य सरकार 600। जब हाला हुआ फिर 400 हो गया, 300 हो गया। ये क्या है? उसको आपको पूछते थे ना अभी, उसका क्या मॉडल है? ये मॉडल स्वराज का मॉडल। एक प्रश्न है और जल्दी से एक प्रश्न करके फिर मैं एक कनन आप थोड़ा रुके रहिएगा, एक प्रश्न आपसे भी, एक प्रश्न मैं प्रफुल्ल दास से मैं कर लूं। हमारे कुछ दर्शकों का कहना है, सनी है उनका नाम, वो कह रहे हैं कि एक जनरल बात चल रही है देश में कि ये 5G के टावर जो हैं ये भी कहीं इफेक्ट कर रहे हैं। एक जनरल इस तरह का एक व्हाट्सएप पे चल रहा है, वो छोड़ दीजिए इसको, मतलब कोविड को कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जो 5G या 4G की टावर की टेक्नोलॉजी आई है, भाई दुनिया में तो अगर आगे बढ़ना है तो टेक्नोलॉजी को रहना ही है, और अगर आप टेक्नोलॉजी से दूर भागेंगे तो अब ये पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ का दुष्परिणाम है। तो जल्दी से प्रफुल्लता जरा ये बताएं कि ये जो एनवायरनमेंट के साथ हम लोगों ने किया है उसको कैसे, वो भी तो कहीं ना कहीं उसी वजह से ये सारी चीजें आ रही हैं, वो भी एक मूल कारण है। नहीं, आप देखिए बहुत तो साइंटिस्ट भी बोल दिया है। तो आप देखिए तो वायरस का जो जन्म होता है, फिर आता है, वायरस का सेंटर है रिच बायोडाइवर्सिटी। जहां जहां जैव विविधता को हम बचाएंगे, उसको संरक्षण किया जाता है, वहां के उनका सेंटर है। जब हम विकास के नाम पर हम जंगल को खत्म कर देते हैं, जैव विविधता को खत्म किया जाता है, वहां पे जो जानवर हो या कोई भी पेड़ जो भी हो, जब विविधता होता है, वहां से जो वायरस है वो वायरस का सेंटर डिस्टर्ब हो जाता है, वो ट्रांसफर होता है। और जब वो ट्रांसफर होते हैं तो तब लोग जहां जहां आदमी जो हमारा जो लोग हैं, जनता है, उनके पास आ जाते हैं। वो बंदर के जरिए हो, वो पक्षी के जरिए हो, जो भी हो। तो इसलिए ये भी सच है, बहुत साइंटिस्ट भी बताए हमको, जब अगर तुम बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता को बचा नहीं पाएंगे तो बार बार वायरस आएगा, क्योंकि आपका उनका सेल्टर उनको डिस्टर्ब किया जाएगा। जैसे हाथ का भी, अभी हाथ क्यों आते हैं? अभी जंगल खत्म हो गया, हाथियों का जो शेल्टर है, उनका जो हैबिटेट है, नेचुरल हैबिटेट है, हम उनको खत्म कर दिया, वो हमारे हैबिटेट को आकर वो अचानक आक्रमण करते हैं। उसी तरह वायरस भी है। तो वायरस को अगर हम पूरा उनके स्थान में रखना, और वायरस तो अचानक जरूरत है, उसके लिए भी देश भर में, दुनिया भर में जो आज भी साइंटिस्ट जो क्लाइमेट चेंज के खिलाफ बोलते हैं, तो वो भी है कि क्या तुम बचाओ परिवेश को, पर्यावरण को बचाओ, जंगल को बचाओ, पानी को बचाओ, नदियों को बचाओ, ताकि बायोडाइवर्सिटी बचेगा और वायरस को भी हम दूर से रख पाएंगे। तो वायरस आएगा नहीं आएगा तो बात नहीं है, वायरस दूर में है, तो इससे ऐसे दूर रखेंगे, और वो हमको सोचना है। उसके साथ पर्यावरण की बात है, पर्यावरण के साथ और संपर्क है। मैं दूसरी बात मैं पहले मैं खत्म भी करूंगा, मैं इसलिए करता हूं कि जो वैक्सीनेशन का जो लिबरलाइजेशन कर दिया अभी, अच्छा तुम कैसे छोड़ दिया कि वो तय करेंगे प्राइस के साथ। आप देखिए भारत बायोटेक जो ये फार्म है, उनके साथ उनका भारत सरकार हमारे जो संस्था है देश का, वो उनके साथ जुड़ा हुआ है। तो जो पेटेंट राइट भारत सरकार के साथ है, और अगर उनको भारत बायोटेक के साथ साथ हमारे देश में अंडरटेकिंग जो है, ये फार्मास्यूटिकल इंस्टीट्यूशंस है, और उनके साथ जुड़कर उनको पेटेंट हस्तांतरण किया जाता है भारत सरकार के अंडर में, तो हमें ज्यादा डिसेंट्रलाइज किया जाता है, ज्यादा प्रोडक्शन होता है। वो नहीं करते हैं। अभी जब हल्ला हुआ, अभी जब तो वो अभी तीन फार्म को दिया है, छोटे से बड़े फार्म को नहीं दिया जाता है। तमिलनाडु में जो सबसे टॉप मोस्ट फार्म है तो उनको नहीं दिया गया है। तो ये जो राजनीति है, ये कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स है, और वो जानबूझकर सरकार वो कॉर्पोरेट फार्म को मोनोपोली करने के लिए इजाजत देती है, और इसीलिए वो लिबरलाइजेशन कर दिया, जो कि देश के लोगों के खिलाफ है, देश की जो अभी हम बर्बाद के करार पर है, और ये बर्बाद के करार पर कैसे बचाएंगे, वही सबसे बड़ी बात है। तीसरी बात है, मैं एक प्रश्न ले लूं, और कनन ये आपसे स्पेसिफिकली इसलिए है कि आपके ऊपर ये सब एफआईआर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट और क्या क्या, एक मेरे दर्शक पूछ रहे हैं और मेरे भी मन में है, इस समय जो आपको दिख रहा है वो आईसीएमआर इसको एक तरह से गाइड कर रहा है, या वो,
नाउ आईसीएमआर जो हम लोग समझते हैं, आईसीएमआर इज अ रिसर्च बॉडी, वो रिसर्च करती है। वो देश में लोगों को नहीं पता है कि एनसीडीसी नाम की भी एक चीज है, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल। उत्तर प्रदेश में मैं इसलिए बता दूं, उत्तर प्रदेश का जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, जिसका एक वाइस चेयरमैन एक फौज के जनरल साहब हैं, पिछले 14 महीने से मैं अपनी पर्सनल जानकारी, उनको कोई काम नहीं दिया गया है, वो सारा काम लेकर राहत आयुक्त को दे दिया गया है। उसी तरह से मैं जल्दी से आपसे समझ लूं कि क्या एनसीडीसी का रोल इसमें होना चाहिए था, या आईसीएमआर जैसे अभी कर रहे हैं जो सरकार, ये भी तो कहीं ना कहीं लैक ऑफ लीडरशिप है। ये सही बात है। आप देखिए, इसलिए मैं प्रफुल्ल हमारी दृष्टि से कनन को जरा इससे, कनन को एक बार आंसर कर लें। प्रफुल्ल एक मिनट। ओके, बिल्कुल, पर उससे पहले मैं एक वो जो 5G टावर वाला है वो थोड़ा सा बताना जरूरी है। इंडिया में कोई स्केल में 5G टावर्स ना एस्टैब्लिश हुए हैं, ना कोई उसका ऐसे मतलब 5G टावर्स ही नहीं है उस तरीके से। तो वो थोड़ा सा क्योंकि इस तरीके का डर एक बार बैठ जाते हैं, फिर बहुत ही इरेशनल तरीके से वो बाहर निकल के आता है, तो इसलिए क्लैरिफाई करना चाह रहा था। दूसरी बात, बिल्कुल जो सीडीसी है या एनसीडीसी है, बेसिकली पैंडेमिक या एपिडेमियोलॉजिस्ट का मतलब उनका रोल बहुत ज्यादा होता है कि वो किस तरीके से फैलता है, क्या स्टेप्स होना चाहिए। और इंडिया में भी है, जैसे यूएस में एक सीडीसी है, वैसे इंडिया में भी है, पर वो तो एक फ्रॉम अ प्योर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ पैंडेमिक पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, एक नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी भी है जो एनडीएमए का चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर है, उसका एक एग्जीक्यूटिव कमेटी भी है, उसका एक वाइस चेयरमैन भी है। उनका ही रोल आपको नहीं दिखेगा। जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट में वहां पे सारे लोग हैं, एक लेफ्टिनेंट जनरल होगा जो वहां के, मेरे ख्याल से डॉक्टर सैयद अता हसनैन है, वो इंडिया में का उसमें है। सिमिलरली एक एग्जीक्यूटिव कमेटी है, सेम एसडीएमए भी है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, और उनका एक एग्जीक्यूटिव कमेटी भी है जो इसमें है। यहाँ क्या हुआ, क्योंकि जैसे उसमें कलेक्टिव लीडरशिप या वो बात तो कहीं चले गए। जैसे ऑक्सीजन की बात थी, ऑक्सीजन की बात अवेलेबिलिटी की सिर्फ नहीं थी, लॉजिस्टिक्स की थी अगेन। और ये मैं समझता हूँ कि हमने कहीं ना कहीं लॉजिस्टिक्स के जरिए सोचना या सप्लाई चेन के जरिए सोचना भी बंद कर दिए। ऑक्सीजन है, जरूरत कहीं और है, और ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारे पास ना वो कैपेसिटी है, ना वो रूट है, ना वो, तो इट बिकम्स ए लॉजिस्टिक्स इश्यू, सप्लाई चेन इश्यू है ना। या सोचना कि जैसे स्टील प्लांट है, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन है, उसको मेडिकल ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर सकता है, या उसमें तुरंत उसको यहाँ तक आ सकता है, तो कैसे लाया जा सकता है। हमें प्लांट बेसिकली जो लेके आने वाले कंटेनर्स कई सारे देशों से खरीदने, मतलब रेंट पे लेने पड़े, उधार लेने पड़े, है ना, दैट इज द इश्यू। तो ये दिस इज नॉट अ कंसर्न ऑफ, दिस कैन नॉट बी डन बाय ए सीडीसी ना आईसीएमआर। तो खैर मैं मैं सीरियसली समझता हूं कि आईसीएमआर के जगह पे सीडीसी को आना चाहिए था। और बल्कि जितने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में देखता हूं पैंडेमिक के दौरान एक जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर करता है, मैं समझता हूं मिनिमम हेल्थ मिनिस्टर के लेवल पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होना चाहिए। और जो लॉजिस्टिकल इश्यूज है, जितने भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए बाकी सारे स्टेट से, चाहे इंडस्ट्री से, चाहे स्टेट से, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन से, रेलवे से, यहाँ सब जो है एक डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का रोल हमने बनाया इसलिए है। हमने बल्कि यहाँ पे क्या किया, वो कानून यूज करके सारे पावर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पास रख दिए, पर जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो एग्जीक्यूटिव कमेटी के रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो हमने बोला है कि ये अपने अपने लेवल पे जो आपको करना है करिए इफेक्टिवली। पीपल, एंड दिस इज अनदर इश्यू, 8 स्टेट्स, सिंपल सी बात सोचिए, 8 स्टेट अगर एक ही वैक्सीन के लिए टेंडर कर रहे हैं, वैक्सीन अवेलेबिलिटी जितना इंडिया के शॉर्टेज है उतना पूरा दुनिया में भी शॉर्टेज है, वहां पे हमने इंडिया के ही 8 के बीच में कंपटीशन करवा दिया, या 10 स्टेट्स के बीच में कंपटीशन करवा दिया, तो वो तो प्राइस कितना ज्यादा ऊपर जाएंगे, कितना ज्यादा ऊपर जाएंगे सोचिए। और हम ये पैसा, ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश का पैसा अलग है या केरला का पैसा अलग है या महाराष्ट्र का पैसा अलग है, हम मतलब हमारा सबका पैसा एक है। वो हमें ये सोचना चाहिए कि किस तरीके से हम बाहर से, अगर मान लीजिए सिनोवैक लेना है, जैसे सिनोफार्म अभी चाइना का वैक्सीन है, उसको हमने ये कर दिया कि डब्ल्यूएचओ का जितने वैक्सीन अप्रूव्ड है उसको हम भी ऑटोमेटिक अप्रूवल कर देंगे, तो इफेक्टिवली सिनोफार्म भी उसी में आ गया, या फाइजर है, मॉडर्ना है, जॉनसन है। तो ये सारे अगर आ गया तो हमारा क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, सबसे कम पैसे में हम उसको कैसे ले सकता है। और
कोई भी बात अगर फाइनेंशियल सॉवरेनिटी की बात आता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं है, बिकॉज आरबीआई जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में है, स्टेट में नहीं है। तो वैसे में बेस्ट पर्सन कौन है जो वैक्सीन प्रोक्योर कर सकता है, सबसे कम पैसे में प्रोक्योर कर सकता है और दे सकता है, उस वो ना सोच के अपने अपने लेवल पे तुम लोग करो। आई डोंट नो, एंड नॉट इवन द राइट पीपल आर डूइंग द राइट जॉब। आई कंप्लीटली एग्री विथ यू। करेक्ट। अब मैं आ जा रहा हूं क्योंकि समय का थोड़ा कमी है, और डॉक्टर सुहास पुलेकर को मैं बुला रहा हूं। और मैं इनका बता दूं, डॉक्टर साहब वायरोलॉजिस्ट हैं, और उस प्रोफेशनल के अलावा ये हेल्थ राइट और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, कन्वीनर ऑफ नेशनल अलायंस ऑफ पीपल्स मूवमेंट है, जन स्वास्थ्य अभियान से जुड़ी हैं। और मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं कि कनन आपको भी बता दूं कि जब ये बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि नहीं, कनन को थोड़ा ज्यादा टाइम दे दीजिएगा। हम लोग कम बोला है मोर आइडियाज। हम लोग तो एक जगह काम कर रहे हैं और बहुत से आंदोलन से जुड़े हैं। It was she who was very gracious in telling कि कनन को थोड़ा ज्यादा टाइम मिलना चाहिए, और मुझे भी लगता है कि नई जनरेशन को हम लोगों से ज्यादा टाइम मिलना चाहिए। डॉक्टर सुहास, सबसे पहली चीज, जैसे ही आप आ रहे हैं आप अपनी बात कहिए, उसके बाद मेरे एक दो प्रश्न हैं छोटे छोटे जो आपसे कर। डॉक्टर सुहास, अगर आप कोई ओपनिंग स्टेटमेंट दे लीजिए फिर। आनंद, सुभाष जी के पहले आनंद जी नहीं आ रही है। नहीं, ऑडियो की दिक्कत हो रही है डॉक्टर सुहास। नहीं आ रहा है ना? नहीं, आपके ऑडियो की समस्या है कुछ। मैं चलिए इस जब तक ऑडियो नहीं, वी कांट हियर इट। ठीक है, सबको जिंदाबाद। बहुत खुशी हुई कि कन्नन के साथ करना पड़ा। हम मेरा ऑडियो डॉक्टर सुहास, आपका ऑडियो बहुत नहीं आ रहा है, और क्योंकि इसमें बहुत से दर्शक जुड़े हुए हैं उस जगह से, मैं आगे चल रहा हूँ। ऑडियो आनंद चलते चलते, क्योंकि ये पहला सेशन खत्म हो रहा है। हाँ, पहला सेशन का समाप्ति तरफ हम हैं। नेक्स्ट सेशन के ऑलरेडी पहले आ गए। आनंद जी चलते जल्दी से एक प्रश्न और है, और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसा लग रहा है कि वैक्सीन लग जाएगा तो उसके बाद हम दुनिया जीत लेंगे, माउंट एवरेस्ट हम चढ़ जाएंगे, और फिर माउंट एवरेस्ट के बाद कुछ नहीं है। ये प्रश्न क्योंकि मेरा सुभाष जी के लिए से था, और अभी उनका ऑडियो की दिक्कत है, उनका ऑडियो नहीं ठीक से कनेक्ट हो पा रहा है। वेरिएंट्स और आने की उम्मीद है, ये कोई एंड ऑफ द रोड नहीं है। और अगर जल्दी से कनन हम लोग एक डिस्कस कर लें, क्योंकि वो बार-बार आएगा इस डिस्कशन में, पेंडेमिक, एपिडेमिक और एंडेमिक की जरा बात कर लें, क्योंकि ये है पेपर में। पेंडेमिक पूरी दुनिया में है, एपिडेमिक एक स्थान विशेष में, और एंडेमिक जैसे जिसको कंट्रोल डिजीज है, डेंगू, चिकनगुनिया, जिसका आपके पास इलाज तो है, और इस पे थोड़ा सा एक जल्दी से अगर कनन आप बता सकें कि ये वैक्सीन इज नॉट ऑफ एंड ऑफ द रोड, आपने फतह नहीं पाली। नहीं, देखिए, जो सीडीसी, यूएस का जो सीडीसी का डेटा है, उन्होंने करीबन 95 मिलियन लोगों को, दिस अराउंड एक हफ्ते पहले का डेटा है जो रिलीज किया है, 95 मिलियन लोगों को उन्होंने वैक्सीन दिया। उसके बाद जो वैक्सीनेशन के बाद जो इन्फेक्शन आता है उसको वैक्सीन ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन कहते हैं, ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन। तो उसमें 95 मिलियन में से करीबन 9,200 मान लीजिए कि 9,000 ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन रिकॉर्ड हुए। 9,000 ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन
फ्रॉम 95 मिलियन, जो 9 करोड़ जिसको आप कहिए, 9 करोड़ में से 9,000, ये फिगर तो लगेगा कि हाँ बिल्कुल बहुत कम चांस है। पर एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, उसी डेटा में 9,000 जो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हुए उसमें करीबन 100 लोगों की डेथ हुए। तो वो अगर देखेंगे तो आपका जो फैटेलिटी रेट है, CFR जो केस फैटेलिटी रेट है, 9,000 ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन के अंदर 100 लोगों के मरे, वो करीबन 1% है। तो हम कई बार ये कहते हैं कि जो वैक्सीनेशन के बाद जो इन्फेक्शन आता है वो बहुत ही सीवियर नहीं होगा, बिल्कुल माइल्ड होगा। वो मुझे लगता है वो फ्रेजिंग भी हमें सोचने की जरूरत है। आपको वैक्सीनेशन के बाद इन्फेक्ट होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है, पर उसके बाद जो इन्फेक्शन आता है क्या वो सिवियरिटी उतना कम है या ज्यादा है, वो कंक्लूसिवली हमने ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन पे इंडिया पे स्टडी नहीं किया है। यूएस का स्टडी कह रहा है कि उसमें जो केस फैटेलिटी रेट है अराउंड 1% है और हॉस्पिटलाइजेशन रेट भी है अराउंड 9% है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले तो वैक्सीन अगर अवेलेबल है तो ले, और जितना जल्दी हो सकता है, और उसके बाद अपना कॉशन नीचे ना करे, उतना ही गार्डेड रहे जैसे पहले से था, जैसे मास्क वो सब। और उसके बाद अगर मान लीजिए वैक्सीनेशन के बाद इन्फेक्शन लेता है तो वैसे वाला परसेप्शन में ना जाए कि वो वैक्सीनेशन के बाद इन्फेक्शन है तो सिंपल एक फीवर टाइप ही है, इसको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद का इन्फेक्शन को भी उतना ही सीरियसली लीजिए, मतलब लेने की जरूरत है। वैक्सीन, पोस्ट वैक्सीन प्रिकॉशंस, एंड इफ एट ऑल देयर इज अ रेयर चांसेस ऑफ एन इन्फेक्शन दैट इज हैपनिंग आफ्टर द वैक्सीनेशन, तो उसको भी उतना ही सीरियसली लेने की जरूरत है। हम कहीं ना कहीं ये रिलैक्स, इसको लाइसेंस की तरह ना ले वैक्सीन को, जब तक एंटायर थिंग इज कम अंडर कंट्रोल। एंडेमिक होगा नहीं होगा, देयर आर गुड चांसेस कि एंडेमिक हो जाए, मतलब इसको कंप्लीटली हम इसको वो ना कर पाए। अभी जैसे यूएस का तो उन्होंने क्लियरली कर दिया कि हर्ड इम्यूनिटी का कंसेप्ट ही नहीं हो सकता, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन ही होना होगा। कोई हर्ड इम्यूनिटी वाला जो 60% 70% कर दिया और उसके बाद ये खत्म हो जाएगा, नहीं हो सकता। और इंडिया के केस में और भी है, मल्टीपल स्ट्रेन्स आ चुके हैं, हमने सारे स्ट्रेन्स यहाँ पे इंडिया में पाए हैं, एंड वी डोंट नो आगे क्या है। तो वैक्सीन इज मस्ट, बट वैक्सीन इज नॉट अ लाइसेंस। और उसके बाद अगर ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस का केस आए तो उसको भी, मेरा लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग, आई वुड डिफर दैट, इस पे आप डॉक्टर्स से बिल्कुल आप लीजिए, पर मेरा जो डेटा स्टडी किया है उसको ये कह रहा है कि ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस को भी उतना ही सीरियसली लेने की जरूरत है। दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई थिंक टाइम मेरा अभी हो गया है सर, तो मैं नहीं, टाइम हो गया। एक्चुअली क्या है, हम लोग इसको सीमलेस करना चाह रहे हैं, तो मतलब एक इंटरनल डिसिप्लिन के लिए हम लोगों ने ये कर लिया है। बट कनन, एक पहला 1 घंटा हो गया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।